हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने सदस्य विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 1 से लेकर 14 तक सभी चैप्टर्स की व्याख्या, उनके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी मैंने सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम आपके शुरू कर रहे हैं अध्याय 15, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो आज व्याख्या का हमारा पार्ट 1 है। इस चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना, जब 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं सब जगह आपने कहीं ना कहीं पर्यावरण सुना है। आप सब जानते होंगे कि पर्यावरण जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक परि और एक आवरण। परि का मतलब होता है आसपास या हमारे चारों ओर का, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, यानी ऐसा आवरण या वह आवरण जो हमें चारों ओर से क्या हुआ है, घेरे हुए है। या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे चारों ओर का वह वातावरण या वह परिवेश जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस चारों ओर के वातावरण या परिवेश को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, क्योंकि यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जो परिवेश है जिसमें हम रह रहे हैं, वही क्या कहलाता है, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द है वो है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। ये भी आपने पढ़ा होगा। देखिए, पारितंत्र का मतलब क्या होता है? पारितंत्र का मतलब है वही हमारे चारों ओर का तंत्र, ठीक है, किन मिल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम बात करें एक क्षेत्र की, तो एक क्षेत्र की सभी जैविक और अजैविक, कौन कौन, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब है जिनमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक का मतलब जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। इनको भी हम आगे और विस्तार से समझेंगे। तो एक क्षेत्र के सभी जैविक और अजैविक जो घटक है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक जो पारितंत्र है वो जैविक यानी जीवित जीव जितने भी सजीव है उनसे, और अजैविक घटक का मतलब है कि जो जीवित जीव नहीं है, निर्जीव है, उन जैविक और अजैविक घटकों, जैसे हो गए तापमान, ये कौन सा है, अजैविक है। वर्षा कौन सा है, अजैविक है। वायु कौन सा है, अजैविक है। मृदा कौन सी है, अजैविक है। तो इन सभी जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से एक पारितंत्र का निर्माण होता है। आया समझ में? बिल्कुल, आपको बस छोटी सी बात याद रखनी है। पारितंत्र का मतलब है हमारे चारों ओर का तंत्र। हमारे चारों ओर का तंत्र किनसे मिलकर बना होगा? उसमें सजीव भी होंगे और निर्जीव भी होंगे, यानी जैविक भी होंगे और अजैविक घटक भी मिलकर शामिल होंगे उसमें। तो जब जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर एक तंत्र बन जाता है तो उसे हम कहते हैं पारितंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो चित्र दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक पारितंत्र है। जैसे यहाँ पर देखो, ये सर्प है, फिर चूहा है, ये पेड़ पौधे हैं, फिर ये और कोई लिखा हुआ है ग्रासहॉप, ये गिरगिट है, ये खरगोश है, ये गिद्ध है। तो ये क्या हो रहा है, इन सबके मिलने से एक पारितंत्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरे भाग में, जैसे ये अब घटक है, प्राथमिक उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, इसी तरह चतुर्थ श्रेणी उपभोक्ता है। तो अलग अलग जीव, चाहे वो जैविक घटक हो या अजैविक घटक हो। जैविक में कौन कौन से आगे, सभी सजीव। अजैविक में कौन आगे, निर्जीव। तो जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से एक पारितंत्र का या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ये हमने अभी तक समझा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं कि पारितंत्र के प्रकार कितने होते हैं। पारितंत्र के प्रकार कितने होते हैं? तो पारितंत्र के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? एक प्राकृतिक पारितंत्र और एक मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है या जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, ऐसे पारितंत्र को प्राकृतिक पारितंत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे जंगल, जैसे अभी हमने पढ़ा था ये वाला, ये कौन सा है, ये समझ लीजिए जंगल का एक पारितंत्र है। ये हमने नहीं बनाया, ये प्रकृति ने ही बनाया है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया प्राकृतिक। ठीक है, जिसमें जंगल का पारितंत्र हो गया, सागर का पारितंत्र हो गया यानी समुद्र का,
फिर जल का पारितंत्र हो गया, तो ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है, तो इन्हें कौन से कहेंगे हम? प्राकृतिक पारितंत्र कहेंगे। दूसरा है मानव निर्मित पारितंत्र। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किए हैं वो कौन से होंगे? वो मानव निर्मित पारितंत्र होंगे। उदाहरण की बात करें, जैसे खेत का पारितंत्र हो गया, जलाशय बना के कुछ आपने खेतों के अंदर जलाशय बना दिया, उसमें निर्मित जो पारितंत्र है। बगीचे का पारितंत्र है, तो ये क्या है? ये आपने अपने हाथों से इनको निर्मित किया है, मानव ने निर्मित किया है। तो सिंपल सी बात है, पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक जैसा नाम से पता चल रहा है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है। दूसरा मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। आपको याद रखना है उदाहरण, प्राकृतिक में जैसे जंगल, सागर, झील, ये सब कौन से हैं? प्राकृतिक। फिर मानव निर्मित की बात करें, खेत, जलाशय, बगीचा, ये कौन से हैं? ये मानव निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये देखो पारितंत्र के घटक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पारितंत्र के घटक, जो हमने पहले पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं? अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक का मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे हवा, जल, भूमि, तापमान, वर्षा, ये सब किसमें है? अजैविक में। वही बात करें जैविक की, जैविक का मतलब जिसमें सभी जीवित प्राणी या जीव मौजूद है, जैसे समस्त पौधे हो गए, पेड़ पौधे, और समस्त जीव जंतु या जानवर हो गए, ये किसमें आएंगे? जैविक में। अब जैविक घटक है, वो सजीव है, उनको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? एक उत्पादक, जो उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता, जो उत्पादक के द्वारा निर्मित चीजों का उपभोग करते हैं। और तीसरे अपघटक। अपघटन का मतलब है कि जो मर्द सड़े गले जीवों को क्या करते हैं? अपघटन करते हैं या भक्षण करते हैं, और उन्हें फिर से प्राकृतिक खाद्य या किसी अन्य पदार्थों में अपघटित करने में मदद करते हैं। तो जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं? जो उत्पादन करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। उपभोक्ता कौन हो गए? जो उत्पादक के द्वारा उत्पन्न की गई चीजों का उपभोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं। जैसे पेड़ को कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है, तो वो क्या हो गया? उपभोक्ता। फिर अपघटक। अपघटक का मतलब है कीड़े मकोड़े, फफूंद, वो क्या करते हैं? ये जो मर्द सड़े गले जीव होते हैं, इनका अपघटन करने का काम करते हैं। फिर उपभोक्ता को भी हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब है कि जो मांस, मीट वगैरह चीजों का सेवन नहीं करते, जैसे गाय, बकरी वगैरह। ये मांसाहारी का मतलब जो मांस का सेवन करते हैं, वो सारे उपभोक्ता किसमें आएंगे? मांसाहारी में। सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, वो सर्वाहारी है। फिर परजीवी। परजीवी का मतलब है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो कौन से हो जाएंगे? परजीवी। ठीक है, तो ये थे आपके पारितंत्र के घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक में सभी निर्जीव, अजैविक में सभी निर्जीव और जैविक में सभी सजीव। अजैविक में हवा, जल, भूमि, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ये सब कौन से है? अजैविक। जैविक में समस्त पेड़ पौधे और जीव जंतु। जैविक को फिर से हमने 3 भागों में बांटा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता को फिर से 4 भागों में बांटा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। तो ये पारितंत्र के घटक थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस सबसे पहले बात करते हैं अजैविक घटक की। ये क्या होते हैं और क्या काम करते हैं? तो देखिए, प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन तो नहीं है किंतु जीवन को वो आधार प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक कहलाते हैं। मतलब प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन तो नहीं है, वो निर्जीव है, जिनमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन वो बाकी पेड़ पौधों या जीव जंतु जितने भी सजीव है, उनके जीवन के लिए आधार प्रदान करते हैं। जैसे हम बात करें तापमान की, जैसे बात करें वर्षा की, है ना, जैसे बात करें जल की, बात करें हवा की, तो इनमें जीवन नहीं है, लेकिन ये दूसरे सजीवों को जीवन देने का काम करते हैं। आया समझ में? ये दूसरे जो सजीव है उनको जीवन देने का या उनके जीवन का आधार है। तो ये कौन से घटक है? अजैविक घटक कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से शामिल हैं? सभी निर्जीव घटक। कौन से? सभी निर्जीव, जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि सभी मिलकर क्या बनाते हैं? अजैविक घटक बनाते हैं। आया समझ में? बिल्कुल सरल सी बात है। चित्र आपको दिख रहा है, देखो अजैविक घटक कौन कौन से हैं। जैसे मौसम और जलवायु, तापमान, प्रकाश, फिर आर्द्रता, या हो गया जल, या होगी मिट्टी, यहाँ पर हो गया सूर्य। ये सब क्या है? ये सब अजैविक घटक है,
लेकिन ये सजीवों के जीवन के लिए जरूरी है। इसके बिना हम सजीवों के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, सजीवों के जीवन का आधार है जिस पर सजीवों का जो जीवन है वो टिका हुआ है। अगर ये समाप्त हो गए तो सजीवों का जीवन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आया समझ में? तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अजैविक घटक समस्त निर्जीव घटक है जिनमें जीवन तो नहीं है, लेकिन वो सजीवों के जीवन के लिए आधार प्रदान करने का काम करते हैं। उनके बिना हम सजीवों के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण आपको याद ही है, हवा होगी, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, अजैविक घटक बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अजैविक घटक के और विस्तार से मैंने उदाहरण दिए हुए हैं। तो अजैविक घटक को हमने फिर से 3 भागों में बांटा है। एक भौतिक कारक, एक अकार्बनिक पदार्थ और एक है कार्बनिक पदार्थ। अजैविक को हमने 3 भागों में फिर से बांटा है। ठीक है, एक भौतिक कारक, एक अकार्बनिक पदार्थ और एक कार्बनिक पदार्थ। भौतिक में कौन कौन से हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये कौन से कारक है, भौतिक कारक है। फिर बात करें अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये कौन से हैं, अकार्बनिक पदार्थ है। फिर कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब कौन से हैं, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, आज समझ में? अजैविक घटक को हमने फिर से 3 भागों में बांटा है, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। ये सब इनके उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक इसी तरह हमने जो जैविक घटक है, जैविक घटक को अभी हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन जैविक घटक को भी हमने 3 भागों में बांटा था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में कौन थे, समस्त हरे पौधे। उपभोक्ता में कौन थे, जीव जंतु। और अपघटक में कौन थे, समस्त सूक्ष्म जीव है, कीड़े मकोड़े, फफूंद वगैरह, वो सब किसमें थे, अपघटक में शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं जैविक घटक की। जैविक घटक जैसा नाम से पता चल रहा है कि प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन है क्या कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। यानी समस्त जो सजीव है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, वो सारे क्या है, जैविक घटक है। जिसमें पशु पक्षी हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ये सब क्या है, ये सब जैविक घटक है। सभी जो सजीव घटक है, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि सब मिलकर क्या बनाते हैं, जैविक घटक बनाते हैं। जो आहार है, भोजन, आहार का मतलब भोजन, उस आहार के आधार पर जैविक घटकों को भी हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। एक उत्पादक जो हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता समस्त जीव जंतु, और अपघटक का मतलब समस्त सूक्ष्म जीव, जिसमें कीड़े मकोड़े, फफूंद वगैरह ये सब आ गए। ठीक है, तो जैविक घटक में आपको क्या याद रखना है कि वे घटक जिनमें जीवन पाया जाता है या जो सजीव है, वो सब जैविक घटक के उदाहरण है। उदाहरण क्या क्या है, समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव। ठीक है, इनको भी हमने आहार या भोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा है, उत्पादक यानी समस्त हरे पौधे, उपभोक्ता समस्त जीव जंतु, और अपघटक का मतलब है समस्त सूक्ष्म जीव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं उत्पादक। अभी हमने देखा कि सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वो इस वर्ग के अंदर आते हैं और क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। समस्त हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए भोजन बनाने की क्रिया, वो कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्योंकि सभी जो समस्त पेड़ पौधे हैं वो सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। तो उत्पादक में कौन शामिल होंगे, समस्त हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, वो सब उत्पादक कहलाते हैं। फिर बात आती है उपभोक्ता की। उपभोक्ता का मतलब है कि ऐसे जीव जो उत्पादक के द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। उत्पादक के द्वारा जिस भोजन का निर्माण किया जाता है, जिस भोजन का उत्पादन किया जाता है, उस भोजन पर निर्भर रहने वाले समस्त जो जीव है, वो चाहे प्रत्यक्ष निर्भर हो सकते हैं या अप्रत्यक्ष, वो सब क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे बात करें हम हिरण की, तो हिरण क्या है, पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। लेकिन बात करें मानव की, तो मानव क्या है, परोक्ष रूप से निर्भर है। हम डायरेक्ट गेहूं को नहीं खाते, पहले गेहूं को हम काटते हैं, उसकी सफाई होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद खाते हैं। लेकिन जीव जंतु डायरेक्ट खाते हैं। तो जो डायरेक्ट भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो उन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, और जो इनडायरेक्टली खाते हैं या उसका उपयोग करते हैं वो परोक्ष रूप से निर्भर है।
मतलब सिंपल सी बात है, उपभोक्ता वो लोग हैं जो उत्पादक के द्वारा उत्पादित किए गए भोजन का क्या करते हैं, सेवन करते हैं या उसको ग्रहण करते हैं। उपभोक्ता को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सर्वाहारी और एक परजीवी। चलिए बात करते हैं शाकाहारी। शाकाहारी जीव का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे और पत्ते खाने वाले समस्त जीव, जैसे बकरी और हिरण। फिर मांसाहारी, सब जानते होंगे, मांस खाने वाले जीव, शेर और मगरमच्छ। सर्वाहारी, जो पेड़ पौधे और मांस दोनों का सेवन करते हैं, जैसे कौवा हो गया और मनुष्य हो गया। फिर परजीवी, परजीवी का मतलब है दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, वो कौन से जीव है, परजीवी है। जैसे जू और अमरबेल, ये किसमें गिने जाते हैं, परजीवी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अपघटक की। अपघटक का मतलब है समस्त सूक्ष्म जीव, यानी फफूंदी, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, ये सब जो क्या करते हैं, जो मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या करते हैं, विघटित कर देते हैं या उनका अपघटन कर देते हैं। फफूंदी, जीवाणु या अन्य बैक्टीरिया वगैरह छोटे जीव जो क्या करते हैं, मरे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधों के जो जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में अपघटित करते हैं या विघटित करते हैं। इस प्रकार ये अपघटक स्रोतों की भरपाई में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी जैसे मृदा होगी, मृदा में आपने खेती बो दी तो उसके अंदर जितने भी जो पोषक तत्व थे वो उस फसल के द्वारा ग्रहण कर लिए गए। अब क्या होगी, उन पोषक तत्वों की कमी होगी, तो वो अपघटक है वो क्या करेंगे, उन्हीं सूक्ष्म जीव, मरे हुए जीव जंतु, आपकी जो फसल वगैरह है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, उनकी जो पत्तियां वगैरह है, उनका अपघटन करेंगे और उनको फिर से पोषक पदार्थों के रूप में बदलने का काम करेंगे, ताकि उन स्रोतों की क्या होती रहे, भरपाई होती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम आहार श्रृंखला की। ये आहार श्रृंखला क्या होती है, या जिसे हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं कि प्रकृति में समस्त जो जीव है वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इससे क्या होती है, एक श्रृंखला बन जाती है, भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भरता की एक श्रृंखला बन जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। तो देखिए, आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं या ग्रहण करते हैं। या हम कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। उदाहरण की बात करें, जैसे घास है, घास को कौन खाता है, हिरण। हिरण को कौन खाता है, शेर। मतलब क्या हुआ कि हिरण घास पर निर्भर है और शेर हिरण पर निर्भर है। तो ये क्या बन गई, ये बन गई एक श्रृंखला, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा। जैसे सबसे प्राथमिक उत्पादक कौन है, ये घास है। घास को किसने खाया, समझ लीजिए इस कीट पतंग ने खा लिया। कीट पतंग को किसने खाया, द्वितीय उपभोक्ता पक्षी ने खा लिया। पक्षी को किसने खा लिया, ये तृतीय उपभोक्ता कोई और जीव है, इसने पक्षी को खा लिया। फिर इस तृतीय उपभोक्ता को किसने खाया, शेर ने खाया, जो कि चतुर्थ श्रेणी उपभोक्ता है, सबसे अंतिम उपभोक्ता है। फिर शेर को कौन खाएगा, तो शेर को हो सकता है गिद्ध खाएगा, या फिर अगर गिद्ध अवेलेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसकी जब मृत्यु होगी तो इसका अपघटक सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर दिया जाएगा। उसका जो अपघटन है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर दिया जाएगा। तो ये क्या बन गई, और ये अपघटक के बाद ये वापस किस में मिल जाएंगे, ये मृदा में मिल जाएंगे। वहां से फिर से नए पेड़ पौधे या पादपों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस प्रकार भोजन के लिए क्या है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो ये जो भोजन की जो एक दूसरे पर निर्भरता है कि एक जीव भोजन के रूप में दूसरे जीव को खा रहा है, तो इससे क्या हो रही है, ये खाद्य एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। इसी खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल चित्र है, बिल्कुल सरल सी बात है कि आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, और इस प्रकार ये प्रकृति में एक लगातार चक्र चलता रहता है। आगे बात करते हैं पोषी स्तर। पोषी स्तर का मतलब क्या है, देखो जैसे अभी हमने जो ये आहार श्रृंखला देखी, इसमें अलग अलग स्तर है। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, अलग अलग स्तर मौजूद है। सबसे पहले स्तर पर कौन था, ये प्राथमिक उत्पादक था। दूसरे स्तर पर कौन था, प्राथमिक उपभोक्ता था। तीसरे स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता, चौथे स्तर पर तृतीय उपभोक्ता, पांचवें स्तर पर चतुर्थ श्रेणी उपभोक्ता, और अंतिम कौन था, अपघटक था। तो एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है क्या कहलाते हैं, पोषी स्तर कहलाते हैं।
यानी ऊर्जा का स्थानांतरण कहां से हो रहा है? देखो, पादप की जो ऊर्जा थी उसको किसने ग्रहण किया? इस कीट पतंग ने ग्रहण किया। कीट पतंग को खाकर इसकी ऊर्जा को किसने ग्रहण किया? इस पक्षी ने ग्रहण किया। इस पक्षी को खाकर इसकी ऊर्जा को किसने ग्रहण किया? इस जीव ने ग्रहण किया। इस जीव को खाकर इसकी ऊर्जा किसने ग्रहण की? शेर ने। और सब शेर की मृत्यु होगी तो इसकी ऊर्जा अपघटकों के द्वारा इसी किस में मिल गई? मृदा के अंदर मिल गई। तो हो क्या रहा है कि एक आहार श्रृंखला में जो जैविक घटक है जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो सारे स्तर, ठीक है, क्या कहलाते हैं? पोषी स्तर कहलाते हैं। दूसरी बात, एक आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो सदैव एक दिशा में होता है। देखो कौन सी दिशा में? यहां से देखो एक दिशा में हो रहा है, इस तरफ, है ना। कभी भी दो डायरेक्शन में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो एक जीव से दूसरे जीव में केवल एक ही दिशा में संभव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। तो जो हरे पौधे हैं वो सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो कि पत्तियों पर पड़ता है उसको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं वो केवल सूर्य के प्रकाश का 1% भाग जो उसकी पत्तियों पर गिरता है, उस पत्तियों पर गिरने वाले सूर्य के प्रकाश का 1% हिस्सा ये क्या कर पाते हैं? अवशोषित कर पाते हैं या उसको काम में ले पाते हैं। ठीक है, अगला नियम है ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। ये आपने भी पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। ये नियम क्या कहता है कि जो आहार श्रृंखला है, जो खाद्य श्रृंखला है, उसमें एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जबकि जो 90% ऊर्जा है वो वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में क्या हो जाती है? उपयोग में हो जाती है। क्या है? फिर से सुनो, हमने क्या पढ़ा कि ये खाद्य श्रृंखला है, इसमें अलग अलग पोषी स्तर है, जैसे उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया और तृतीय उपभोक्ता हो गया। इसी तरह चतुर्थ उपभोक्ता या और कुछ आगे हो सकते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि इस एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का केवल 10% स्थानांतरण होता है। बाकी जो 90% ऊर्जा है वो उसी स्तर पर उस जीवों के द्वारा उपयोग में ले ली जाती है। ठीक है, देखो उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे ये ऊर्जा भाव का चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले जो स्तर है वो उत्पादक स्तर है। यहां पर समझ लीजिए उस जीव के पास जो ऊर्जा थी वो 1000 किलो जूल थी। कितनी थी? 1000 किलो जूल। तो इसका 90% भाग यानी लगभग 900 जूल यहाँ पर क्या होगी? 900 किलो जूल यहाँ पर इसी स्तर पर उपयोग में ले ली गई है। इसका 10% यानी 100 किलो जूल अगले स्तर पर क्या होगी? दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होगी। फिर इसका जो 90% भाग है यानी 90 किलो जूल वो इस स्तर पर इस जीव के द्वारा उपयोग में ले ली जाएगी और इसका 10% आगे भेज दिया जाएगा। 10% क्या होगा? आगे स्थानांतरित किया जाएगा। तो 100 का 10% यहाँ पर 10 केजी क्या हो गया? अगले चरण पर, तीसरे चरण पर स्थानांतरित हो गया। फिर 10 केजी का 90% यानी कि 9 किलो जूल इस स्तर पर उपयोग में ले लिया जाएगा और इसका 10% यानी 1 किलो जूल आगे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बाकी जो 90% ऊर्जा है वो उसी स्तर पर उपयोग में ले ली जाती है। ठीक है, ये ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं आहार श्रृंखला के चरण की। तो उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा क्या होती है? उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 ही चरण मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर बात करें जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब क्या है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी जब हम आहार श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर, ऊपरी स्तर पर जाते हैं तो होता क्या है कि जो हानिकारक या रासायनिक पदार्थ हैं उनकी मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। और ऐसे रसायनों की सबसे जो अधिक मात्रा है वो किसमें पाई जाती है? वो मानव शरीर में पाई जाती है। आया समझ में? जैव आवर्धन का मतलब क्या है कि आहार श्रृंखला में जब हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हानिकारक पदार्थों की मात्रा में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी होती जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन कहते हैं। और ऐसे रसायनों की जो सबसे अधिक मात्रा है यानी ऐसे हानिकारक रसायनों की सबसे अधिक जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है वो किसमें होती है? मानव शरीर में मौजूद होती है। ठीक, अब बात करें आहार श्रृंखला के स्तर की। तो अभी हमने पढ़ा
कि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा यानी 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर तक स्थानांतरित हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला के अंदर मुख्यतः 3 या 4 चरण ही मौजूद होते हैं, वही ज्यादा सक्सेसफुल होती है। जैसे यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, देखो उत्पादक है, फिर यहाँ पर शाकाहारी है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर सर्वाहारी है ये द्वितीय उपभोक्ता है, फिर मांसाहारी है ये तृतीय उपभोक्ता है, और या फिर ये 2 मांसाहारी जीव है ये कौन से हैं, तृतीय उपभोक्ता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर ये उत्पादक है, ये पोषक तत्व है, ये जो गिद्ध है, ये गिद्ध का क्या हो जाएगा, बाद में जब मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, और अपघटन के बाद यहाँ से जो पोषक तत्व है वो फिर से पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आहार श्रृंखला में मुख्यतः 3 या 4 चरण ही मौजूद होते हैं। देखो मैं फिर से इसको समझा देता हूँ, ये चित्र कैसे बना हुआ है। देखो ये उत्पादक है, ठीक है, ये सूर्य है और ये जल है। ये तो आपको जरूरी है कि पेड़ पौधों के लिए सूर्य और जल का होना जरूरी है। तो ये उत्पादक है, ये प्रथम स्तर पर है। फिर पेड़ पौधों को कौन खाएगा, शाकाहारी जीव, समझ लीजिए ये प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर शाकाहारी जीव को कौन खा रहा है, सर्वाहारी, ये द्वितीय उपभोक्ता है। फिर सर्वाहारी को कौन खा रहे हैं, मांसाहारी जीव जो कि तृतीय उपभोक्ता है। और जब इन मांसाहारी जीवों की मृत्यु होगी तो इनका क्या किया जाएगा, अपघटक पदार्थों के द्वारा अपघटन किया जाएगा, और अपघटन से प्राप्त जो फिर से जैविक पदार्थ है, वो जैविक पदार्थ या पोषक तत्व फिर से कहाँ चले जाएंगे, मृदा में चले जाएंगे, और वो उत्पादक के लिए पोषक तत्व का काम करेंगे। तो इस प्रकार एक आहार श्रृंखला में मुख्यतः 3 या 4 चरण ही मौजूद होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि आहार श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर बहुत ही कम यानी लगभग 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो पाता है। इस वजह से अगर आहार श्रृंखला बड़ी होगी तो जो सबसे अंतिम स्तर पर है उस तक बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होगी और उसका रहना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी कारण से आज जो गिद्ध है या जो शेर है उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी हो रही है, क्योंकि उन तक पर्याप्त ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगला है जैव आवर्धन। इसको हमने अभी देख लिया, वैसे फिर से देख लेते हैं कि आहार श्रृंखला में जो हानिकारक रसायन है उन रसायनों की मात्रा में एक कोशीय स्तर से हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में जाने पर क्या हो रही है, दूसरे कोशीय स्तर में जाने पर जो रसायन है उन रसायनों की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। और ऐसे रसायनों की जो सबसे अधिक मात्रा है वो किसमें होती है, मानव शरीर में होती है। देखो समझते हैं हम इस बात। जैसे समझ लीजिए उत्पादक है, इसके अंदर हमने हानिकारक जो पदार्थ था वो मिला दिया कितना, 10 ml। अब इसको क्या कौन सा जीव खाएगा, ये जीव। समझ लीजिए इसमें पहले से 2 ml हानिकारक रसायन मौजूद थे, तो इसने इसको खा लिया तो 10 ml इसके मिल गए, यानी इसके किसके पास हो गए, इसके बाद हो गए अब 12 ml। इसको किसने खा लिया, द्वितीय उपभोक्ता ने, तो 12 ये, और समझ लीजिए इसके पास 5 ml और थे रसायन, इसको, और इसके बाद कितने हो गए, 17 हो गए, फिर इसको इन्होंने खा लिया। तो इस तरह एक स्तर से दूसरे स्तर पर बढ़ने पर जो रसायन है उन रसायनों की मात्रा में, हानिकारक रसायनों की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे क्या कहते हैं हम, जैव आवर्धन कहते हैं। और सबसे अधिक मात्रा जो हानिकारक रसायनों की है वो किसमें होती है, मानव शरीर में होती है। फिर बात करें आहार जाल की, कि आहार जाल क्या होता है। तो जो आहार श्रृंखला है वो आपस में प्राकृतिक रूप से क्या होती है, जुड़ी होती है, यानी प्रकृति में कई सारी आहार श्रृंखलाएं मौजूद है और वो एक दूसरे से आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो क्या करती है, एक जाल का रूप धारण कर लेती है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम आहार जाल कहते हैं। जैसे ये चित्र में दिख रहा है, जैसे देखो इसमें एक ये रही, जैसे पौधा हो गया, फिर तिलचट्टा, मेंढक, सांप और चील, ये एक श्रृंखला होगी। दूसरी जैसे होगी पौधा, छुआ, चील, या छुआ को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया, सांप को किसने खा लिया, चील ने खा लिया। ठीक, इसी तरह पौधों को किसने खा लिया, खरगोश ने खा लिया, खरगोश को समझ लीजिए लोमड़ी ने खा लिया या चील ने खा लिया। तो क्या होगी कि जब कई आहार श्रृंखला आपस में मिल जाती है तो एक जाल बन जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम आहार जाल। आया समझ में? चलिए, ये आहार जाल के कुछ और चित्र दिए गए हैं, देखो, जिसमें जब कई सारी आहार श्रृंखला आपस में मिल जाती है तो एक आहार जाल का निर्माण होता है। ये आपको अलग अलग चित्र दिख रहे हैं। प्रकृति में एक बहुत ही विस्तृत, बहुत बड़ी मात्रा में आहार श्रृंखला या आहार जाल पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।
उम्मीद करता हूँ आज हमने जिन चीजों को पढ़ा है वो चीजें आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।